Institute Coaching Classes, Bhopal. This is Devang Patel, a certified young professional and director of Institute Coaching Classes. In the last video, in the series of psychological introduction or the basics of psychology, we have discussed about the definition of psychology, its scope, its origin and the goals of psychology. So in the last video we have covered these three topics, and in this particular video we will be discussing about a very important aspect of introduction of psychology, that is theoretical approaches. Now why we are studying theoretical approaches? Because when we are studying psychology or when we are living in the society, what we do is we make assumptions about the people, we make predictions about the people, their behavior, their thoughts, their emotions. तो हम इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी किसी भी आप ह्यूमन को देखें, ये सबकी आदत होती है किसी को भी देख के समझने की। भाई फॉर एग्जांपल किसी का फेस अगर डर लग रहा है तो वी माइट आस्क कि क्या आपको कोई दिक्कत है, क्या आपको कोई परेशानी है, और आर यू सैड और समथिंग। तो ये सारी चीजें हम कैसे समझते हैं? अब फॉर एग्जांपल हो सकता है कि सेम पर्सन को देखकर कोई किसी को लगेगा कि भाई वो गुस्सा है, किसी को लगेगा कि वो दुखी है, किसी को लगेगा कि वो लाइक कंफ्यूज्ड है। तो सेम पर्सन की सेम बिहेवियर को देखकर लोगों ने अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव बना सकते हैं। तो यही चीज कि सेम चीज को देखकर लोग अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव बनाते हैं, इसी फ्रेमवर्क को हम एक नाम देते हैं, पूरा फ्रेमवर्क हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, जैसे हम थ्योरेटिकल अप्रोच बोलते हैं। तो अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोच की डेफिनेशन देखें तो थ्योरेटिकल अप्रोच इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क और पर्सपेक्टिव दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन and analyze the behavior of people, or simply we can say any psychological phenomena. तो ये होते क्या है, हमारे theoretical approaches जो हैं एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के, जो कि हमें साइकोलॉजी के किसी भी फिनोमेना को देखने में, समझने में और उसको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इफ यू सी द डेफिनेशन, they provide foundational principles and assumptions about human thoughts, emotions and behaviors. ये हमें क्या बताते हैं? They tell us, they give us the knowledge about the emotions, about the thoughts of the people. We try to understand in our own way, and that particular way of understanding is known as a approach. तो अगर हम साइकोलॉजी की इन अप्रोचेस के बारे में देखें तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूंगा, जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये साइकोलॉजी की जो हमारी थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं, व्हाई दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन सेशन, व्हाई वी आर नॉट डूइंग एनी अदर टॉपिक, बिकॉज these are really very important, which will enable you to get a better understanding or perspective of any phenomena that you want to understand in psychology. तो let us begin with our story. मान लेते हैं कि there is a person named रवि। रवि को बहुत दिनों से डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिव रह रहा है, he is not able to socialize with people. ठीक है, सोसाइटी में वो सही से नहीं रह पा रहा है सिंपली, तो ही इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम हिज पीसफुल लाइफ। तो अब उसको अगर हम अलग अलग लोगों के सामने उसको दिखाएं तो अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया होगा, दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव होगा रवि को देखने का, उसके बिहेवियर को समझने का। मान लेते हैं हमने रवि को जो है किसी डॉक्टर के पास लेकर गए। अब हम रवि को किसी डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, तो क्योंकि वो बायोलॉजिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर माइट से कि रवि को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो रवि को हार्मोनल इम्बैलेंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ही माइट से कि उनको सेरोटोनिन का जो है इम्बैलेंस हो रहा है, और वो डॉक्टर जो है रवि को मेडिकेशन के लिए जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि आप दवाइयां लीजिए, आपको दवाइयों की जरूरत है, यू शुड पे अटेंशन ऑन मेडिकेशंस। वही सेम पर्सन को अगर हम किसी टीचर के पास लेकर जा रहे हैं तो टीचर माइट से
कि उसकी आदत ही बन गई है अभी इस तरह से बिहेव करने की, क्योंकि हम उसके नेगेटिव बिहेवियर को हम ज्यादा अटेंशन ध्यान देते हैं, इसी कारण से उसको और ज्यादा उस चीज को दिखाने में अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उसके उस नेगेटिव बिहेवियर को, वो कुछ गलत कर रहा है, मतलब कुछ वो नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, हम उसको इग्नोर करें, हम उसको ध्यान ना दें, तो वो उस चीज पे बढ़ेगा नहीं, उस चीज पे वो आगे और ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। और हम उसके कुछ वो अच्छा कर रहा है तो हम उस चीज को प्रेज करेंगे ताकि उसका पॉजिटिव बिहेवियर जो है इंप्रूव हो। तो टीचर का पर्सपेक्टिव ये हो सकता है। मान लेते हैं हमने किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, साइकोलॉजिस्ट का मानना ये हो सकता है कि क्योंकि रवि का इस तरह का बिहेवियर हो रहा है तो प्रोबेबली ऐसा कोई इंसिडेंट उसको परेशान कर रहा होगा, उसका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उससे परेशान कर रहा होगा, प्रोबेबली उसके चाइल्डहुड में कुछ उसने ट्रॉमा उसको फेस करना पड़ा होगा, या फिर हो सकता है कि अभी फैमिली में उसकी किसी कोई परेशानी चल रही हो जिसके कारण वो इस तरह का बिहेवियर जो है शो कर रहा है। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई ऐसी कोई चीज है जो ये बता नहीं रहा है जिसके कारण इसको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका पर्सपेक्टिव अलग हो गया। अब हम मान लेते हैं रवि को किसी संत के पास लेकर जाते हैं, किसी सेंट के पास लेकर जाते हैं, तो अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो प्रोबेबली दैट सेंट माइट से टू रवि कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत है, आपका पोटेंशियल आपको समझने की जरूरत है, आप अपना पोटेंशियल नहीं पहचान पा रहे हो और यू आर कंफ्यूज्ड इन दिस बॉडी वर्ल्ड। तो आप इस बॉडी वर्ल्ड में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको अपने आप को समझने की जरूरत है, एंड यू हैव टू फाइंड अ मीनिंग ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने सेम पर्सन विद द सेम प्रॉब्लम, सेम बिहेवियर, अब इन सेम बिहेवियर को देखकर चार अलग अलग लोगों ने अपने चार अलग अलग तरीके के ओपिनियंस दिए, अपने पर्सपेक्टिव्स बनाए रवि के बिहेवियर को लेकर। तो यही अब इन्होंने क्या था, फर्स्ट पर्सन अगर हम डॉक्टर को देखें उनका एक फ्रेमवर्क अलग था, रवि को देखने का नजरिया अलग था। दूसरे पर्सन को देखें, हमारे टीचर को देखें तो उनका नजरिया रवि को देखने का अलग था। तीसरे पर्सन हमारे साइकोलॉजिस्ट को देखें तो उन्होंने भी रवि को कुछ अलग तरीके से देखा, जो पर्सपेक्टिव उनके, जो फ्रेमवर्क उनके माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है। और लास्ट में संत ने भी अपने अलग नजरिए से देखा, जिस चीज से वो घिरे हुए, जो बिहेवियर वो रखते हैं। तो सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रवि के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया। यही जो प्रोसेस है जिसमें सभी लोग अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से एक पूरा फ्रेमवर्क सेट करके किसी के भी बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उस चीज को, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम थ्योरेटिकल अप्रोच कहते हैं। अगर हम मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस की बात करें कि साइकोलॉजी में कितनी थ्योरेटिकल अप्रोचेस होती हैं, तो वैसे तो थ्योरेटिकल अप्रोच बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेजरली बिकॉज वी आर कवरिंग कॉलेज लेवल सिलेबस, तो अगर हम इसमें देखें तो कुछ मेजर अप्रोचेस जो हमें पढ़नी है 2000। सबसे पहले हमारा आता है साइको एनालिटिकल अप्रोच, जिसे फ्रॉइडियन अप्रोच भी कहते हैं या फिर साइको डायनेमिक अप्रोच भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच के बाद हमारा आता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, देन कॉग्निटिव अप्रोच, एंड देन वी हैव एक्जिस्टेंशियल अप्रोच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ अ फर्स्ट अप्रोच। सबसे पहले हमारी अप्रोच है साइको एनालिटिकल अप्रोच, जिसे हम साइको डायनेमिक अप्रोच भी कहते हैं या फिर फ्रॉइडियन अप्रोच भी कहते हैं। इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है, इस अप्रोच का मानना है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, इन सभी पर हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इस पर्टिकुलर हम टर्म की बात करें अनकॉन्शियस माइंड, तो ये अनकॉन्शियस माइंड क्या है, इसमें हमारे सारे हिडन डिजायर्स, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे रिप्रेस्ड मेमोरीज रहती हैं जो कि हमारी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को शेप करती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इसमें हम 3 लेवल्स ऑफ माइंड पढ़ेंगे। हमारे माइंड को उन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड किया है, दैट इज कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अगर हम कॉन्शियस की बात करें तो कॉन्शियस जो है हमारे माइंड का फुली अवेयर पार्ट है, जो कि हमारे प्रेजेंट थॉट्स, हमारे प्रेजेंट फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी सराउंडिंग्स को लेकर प्रेजेंटली पूरी तरह से अवेयर है। इस पर्टिकुलर की हम बात करें तो इट ऑपरेट्स इन द रियल टाइम।
इट ऑपरेट्स इन द रियल टाइम, मतलब हमारी रियल टाइम प्रॉब्लम जो है, जो हम अभी पर्टिकुलर फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ये डिसीजन आप तुरंत इस वीडियो को देखकर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चल रहा था, दैट वाज माय वीडियो, ठीक है। अब उसको लेकर आपने एक डिसीजन लिया कि आपको वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। तो दिस इज योर रियल टाइम एग्जाम्पल, और ये आपने किस लेवल ऑफ माइंड से किया, दिस वॉज डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्शियस माइंड, एंड ऑफ कोर्स यू शुड वॉच द वीडियो, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड लेवल आता है, दैट इज प्री कॉन्शियस। अगर हम प्री कॉन्शियस की बात करें तो ये सॉर्ट ऑफ ब्रिज है हमारे कॉन्शियस के लिए और अनकॉन्शियस के। तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच का जो हमारा ब्रिज बनाता है वो हमारा प्री कॉन्शियस बनाता है। इसमें क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो हमारे कॉन्शियस में अभी नहीं है, लेकिन अगर हम उसे रिकॉल करें, अगर हम उसको याद करने की कोशिश करें, तो वो हमारे कॉन्शियस में इंफॉर्मेशन वापस आ सकती है। उस इंफॉर्मेशन को हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप मोबाइल नंबर तुरंत, ऐसा नहीं ना कि आप तुरंत बोलने ही वाले थे। When I asked you, you are able to tell me your mobile number without any mistake. So what happened here is, जो आपकी इंफॉर्मेशन प्री कॉन्शियस में थी, सबकॉन्शियस में नहीं थी, प्री कॉन्शियस में थी, और जब आपने उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो आपने आसानी से उसे एक्सेस कर लिया, एंड यू आर एबल टू टेल द मोबाइल नंबर वेरी इजीली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड हमारा आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो हमारे माइंड का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। डीपेस्ट पार्ट है मतलब इट इज टोटली इनएक्सेसिबल, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। यहाँ पर हमारी कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, यहाँ पर हमारी रिप्रेस्ड मेमोरीज रहती हैं, हमारे अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, हमारी इस तरह की प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ माइंड या लेवल ऑफ माइंड में होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी पर्सन के जो नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, नेगेटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, वो उसके अभी के बिहेवियर को शेप करती हैं, लेकिन उसे नहीं पता रहता है कि किन किन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें उसके बिहेवियर को किस तरह से शेप किया है। तो द पर्सन इज अनअवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस शेप्ड हिज प्रेजेंट बिहेवियर। तो ये हमारे लेवल्स ऑफ माइंड आते हैं। इसी पर्टिकुलर अप्रोच में और भी चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें, ये भी सिगमंड फ्रॉयड ने ही हमें दिया था। इसमें हम तीन पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा id के बाद ईगो, और ईगो के बाद सुपर ईगो। ओके, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है id, इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स पे काम करता है। इंस्टिंक्चुअल डिजायर्स मतलब क्या, कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। कोई भी काम हमें चाहिए तो चाहिए, हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब कुछ भी हमें अगर हमें एक चाह लेने की, इट शुड बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस, वो हमारे पास होनी चाहिए तुरंत। तो ये क्या होता है कि किसी भी कीमत पे मुझे चाहिए तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पार्टी में गया हुआ हूँ और वहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे भूख लगी है या फिर मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, और वहाँ पर केक या फिर आइसक्रीम वहाँ पर मिल रही है, तो क्या होगा कि मैं जाऊँगा और केक उठाऊँगा और खा लूँगा, जस्ट बिकॉज मुझे भूख लगी थी, मैंने उठाया और खा लिया, ठीक है। ओके, सेकेंड हमारा आता है सुपर ईगो। अब ईगो क्या करता है, ईगो जो है हमारे इद के डिजायर्स और सुपर ईगो के रूल्स के बीच में बैलेंस बना के चलता है। इद के डिजायर्स मतलब इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो चाहिए, है ना, और आगे हमारे सुपर ईगो के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, तो उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है। अब वही केक जो मैंने ईद के थ्रू मैंने बस लिया और खा लिया, जस्ट बिकॉज मुझे खाना था। अब इसमें मैं अपने हंगर को भी एक्नॉलेज करूंगा कि हाँ, भूख तो लगी है मुझे, लेकिन क्या वहां से केक उठा लेना और खा लेना, क्या ये सही है, क्या ये एथिकल होगा? ये चीज क्या, मतलब ये गुड और बैड वाला हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सही बात है। भाई भूख तो मुझे लगी, मुझे खाना चाहिए, लेकिन क्या सही है? तो इस तरह से हम ईगो में अपने आप को समझाते हैं, ठीक है, बैलेंस बना लेते हैं। थर्ड जो होता है हमारा सुपर ईगो में इद का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। सुपर ईगो में क्या होता है, हम हमारी वैल्यूज, हम हमारे एथिक्स, हम हमारे रूल्स, नॉर्म्स, सोसाइटल रेगुलेशंस, इन चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। तो हम पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में फोकस करते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसी में, अगर मुझे केक खाना है
तो मैं सोचूंगा कि मुझे केक खाना है तो मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए, किसी से पूछे बिना मैं केक खाऊंगा तो ये सही नहीं होगा, एंड इट विल नॉट बी गुड फॉर मी, ये मेरी इमेज को खराब करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, सुपर ईगो में हमने हमारे वैल्यूज, हमारे एथिक्स को ज़्यादा हमने प्रायोरिटी पे रखा है, वहीं पर इद में हमने हमारे डिजायर को प्रायोरिटी पे रखा है, और ईगो में हमने दोनों का बैलेंस बना के चला कि हाँ भाई मुझे डिजायर है उस चीज की, लेकिन क्या वो सही है, तो हमने दोनों चीजों के बारे में सोचा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में आता है। इसी पर्टिकुलर जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है, इसी में हमें देखेंगे कि यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी दिए हैं, 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इन 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम क्या समझते हैं, इसमें हम ये समझते हैं कि हमारे लाइफ के किस पर्टिकुलर पार्ट से, हमारी जो अर्ली लाइफ है, अर्ली ईयर्स जो है उस पर्टिकुलर में किस पर्टिकुलर पार्ट से हमारा किस तरह का एक्सपीरियंस बनता है, किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस जो है, हमारा बिहेवियर शेप होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो 5 हमारे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, ये हम कह सकते हैं एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क है, एक सेट ऑफ लाइन है, जहाँ पर हम अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग हमारा ग्रेटिफिकेशन होता है और उससे किस तरह से हमारी जो बिहेवियर है हमारा वो शेप होता है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है दैट इज़ ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जो कि जनरली बच्चों में बर्थ से लेके 1 साल तक होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बच्चों में जो ग्रेटिफिकेशन है, मतलब उनका जो प्लेजर है वो सेटिस्फाई होना, दैट इज़ ग्रेटिफिकेशन। तो उनका ग्रेटिफिकेशन जो है वो माउथ के थ्रू होता है, माउथ के थ्रू होता है। इसी जैसे कि आप कॉमन एग्जांपल है, बच्चे जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या फिर बॉटल फीडिंग करते हैं, तो ये जो है उनके ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आता है। इस टाइम पर अगर बच्चों में सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हुआ, मतलब अगर ये पर्टिकुलर स्टेज बच्चों में सही तरीके से वो ने पास कर लिया, तो इस पर्टिकुलर स्टेज से वो उनमें ट्रस्ट डेवलप होगा, उनमें इंडिपेंडेंस डेवलप होती है। और अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो गया, फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पर रुक जाना, उससे आगे डेवलप ना हो पाना, मतलब यहाँ पर रिजोल्यूशन जो है नहीं हो पाया, सक्सेसफुल रिजोल्यूशन नहीं हो पाया, उस पर्टिकुलर स्टेज में जो है वो बच्चा फिक्स होकर रह गया या अटक के रह गया, उससे को वो सही तरीके से क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर ओरल स्टेज में फिक्सेशन हो जाता है तो इसमें क्या देखा जाता है कि जो लोग जनरली स्मोकिंग करते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं या फिर नेल जो है बाइट करते हैं, तो इस तरह के लोगों का माना जाता है कि उनके प्रोबेबली ओरल जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, ओरल साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें फिक्सेशन हो गया होगा। ठीक है, अब फिक्सेशन भी कई सारे अलग अलग तरह से हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देखें, जैसे कई सारे लोग ऐसे रहते हैं कि भाई पेट भर गया, पेट बिल्कुल फटने वाला है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको खाने में मज़ा आ रहा है तो वो खाएंगे। फूड इज टेस्टी, वो खाते जाएंगे, बाद में जो भी हो देखा जाएगा। तो इस तरह से जो है ये जो है हमारे इस तरह की सिचुएशन हमें कब देखी जाती है, जब प्रोबेबली हमें जो ओरल स्टेज है उसमें फिक्सेशन हो जाए। इसके बाद हमारा दूसरा साइकोसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो कि हमारे 1 ईयर से लेके 3 ईयर्स के तक का टाइम पीरियड में होता है। इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बच्चों का जो ग्रेटिफिकेशन है वो थ्रू एनएस होता है, एनएस के थ्रू उनका ग्रेटिफिकेशन होता है। इसी टाइम पर बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, इसी टाइम पर बच्चों को बॉडी कंट्रोल सिखाया जाता है, बॉडी कंट्रोल में मास्टरी जो है उनको इस टाइम पे कराई जाती है। अगर इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में बच्चों का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होता है तो दे विल बी गेनिंग द सेल्फ कंट्रोल, दे विल बी गेनिंग द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। वो हर चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सीखेंगे किसी भी चीज़ का, और सेल्फ कंट्रोल सीखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो जाता है तो यहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन, रिबेलियसनेस और जो है मेसीनेस यहाँ पर देखी जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सामान जमा कर रख देते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरा फैला कर रखेंगे। तो ठीक है, तो ये चीज़ जो है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सही से सिखाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा फेलिक स्टेज होता है। इस फेलिक स्टेज में हमारा जनरली जो एज ग्रुप होता है वो
3 ईयर्स से लेके 6 to 7 ईयर्स के बीच में रहता है। 3 ईयर्स से लेके 6 to 7 ईयर्स। यहाँ पर जो हमारा ग्रेटिफिकेशन है वो हमारे जेनाइटल्स के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर जेनाइटल्स जो हैं वो इमेच्योर होते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम बच्चे जो हैं वो सेक्सुअल डिफरेंसेस को समझते हैं। सेक्सुअल डिफरेंसेस मतलब जेंडर डिफरेंस, कि भाई कौन मेल क्या होता है, फीमेल क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। इस चीज़ को बच्चा इसी एज ग्रुप में, इसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में समझता है। इसी में हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जिन्हें हम इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इडिपस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, इडिपस कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली मेल्स में होता है, बॉयज़ में होता है, जिसमें कि वो अपने अपोजिट सेक्स के पेरेंट मतलब अपने मदर्स के लिए ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं। वहीं पर इसका जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें फीमेल जो हैं, जनरली फीमेल जो हैं, जो डॉटर्स हैं, वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अफेक्शनेट होती हैं। दे लाइक देयर अपोजिट सेक्स पेरेंट मोर देन द सेम सेक्स पेरेंट। ये हमारा इडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर मेल्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर फीमेल्स। इस पर्टिकुलर स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसा मैंने बताया, बच्चे अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ ज़्यादा अफेक्शनेट होते हैं, और अगर इस चीज़ से वो पास हो जाते हैं, मतलब उनका अगर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होता है इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में, तो यहाँ पर बच्चे सीखते क्या हैं, दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ, द आइडेंटिफिकेशन सीखते हैं अपने सेम सेक्स के पेरेंट की तरफ। मतलब दे आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज देयर सेम सेक्स पेरेंट। जैसे कि लड़का जो है वो पूरा ट्राई करता है कॉपी करने का, कि उसके फादर जैसी सारी एक्टिविटीज उसकी हों। उस जैसे फादर को किस तरह से थाली लगा के दिया जा रहा है तो उसको भी पूरा थाली लगा के दिया जाए। फादर किस तरह से बैठ रहे हैं वो भी उसी तरह से बैठेगा, फादर किस तरह से बात कर रहे हैं वो उसी तरह से बात करेगा। तो ही विल ट्राई टू कॉपी कि फादर किस तरह से क्या काम कर रहे हैं, एंड ही विल डू द सेम व्हाट फादर इज डूइंग, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज हिज फादर। ठीक है, अपने फादर के जैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करवाना चाहता है। और इसके जस्ट अपोजिट हम देखें, सिमिलरली डॉटर्स में होता है, वो अपने मदर्स को सेम तरीके से कॉपी करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मदर किस तरह से वॉक कर रहे हैं वो उस तरह से वॉक करेंगे, मदर किस तरह से ड्रेसिंग अपना रख रहे हैं वो उस तरह से ड्रेसिंग करेंगे। अब मदर जैसे मेकअप कर रहे हैं, सिंपली हम कह सकते हैं इफ शी इज अप्लाइंग सम लिपस्टिक और समथिंग, तो वो भी शी विल आल्सो अप्लाई दोज सेम थिंग्स। और अगर आप उससे पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हो, तो व्हाट द रिप्लाई शी विल गिव इज कि आप भी तो कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है बच्चा, ये उसमें कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं मेरे मदर के जैसे बनूं। तो हम बच्चे जो कहें वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं करते हैं बच्चे, और ना ही ये एरोगेंस है, ये उनका कॉम्प्लेक्स है जो उनको कॉपी करने के लिए अपने आप को अपने मदर के जैसे रिप्रेजेंट वो करवाना चाहते हैं। तो इसलिए, और फादर के जैसे रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, इसीलिए बच्चे जो हैं हमें बच्चों जो हैं पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अगर बच्चों का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होता है तो वो like they identify themselves as their same sex parent as well as they gain a very strong super ego। उनमें बहुत strong super ego भी आता है। और अगर स्टेज में बच्चों में फिक्सेशन हो जाता है तो उसमें हमें एरोगेंस और इंटीमेट रिलेशनशिप्स को समझने में डिफ़िकल्टी, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद हमारा लास्ट सेकेंड स्टेज आता है लेटेंसी स्टेज। लास्ट सेकेंड स्टेज दैट इज़ लेटेंसी स्टेज, जो कि हमारे जनरली 6 to 7 ईयर्स से लेके प्यूबर्टी तक होता है। अगर आपको प्यूबर्टी का मीनिंग नहीं पता है, वैसे तो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसके 8th में भी दिया हुआ है। प्यूबर्टी का मतलब होता है हमारे एडोलेसेंस, मतलब हमारे टीनेज का वो टाइम पीरियड जब हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। जैसे कि जैसे मुस्टैच आना चालू होता है, बियर्ड आना चालू होता है, हमारे ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ये हमारा प्यूबर्टी का टाइम पीरियड कहलाता है। वैसे प्यूबर्टी सब में थोड़ा अलग रहता है, किसी में 13-14 ईयर्स में रहेगा, किसी में 15-16 में रहेगा, किसी का 17-18 ईयर्स का रहेगा। तो अलग अलग एज ग्रुप में ये होता है, सबका इंडिविजुअली ये अलग अलग रहता है डिफरेंसेस।
इस पर्टिकुलर स्टेज में अगर बच्चों का सेक्सुअल फीलिंग्स की बात करें तो सेक्सुअल अराउजल जो है काफ़ी रिप्रेस्ड रहता है कंपैरेटिवली। यहाँ पर ऐसा जो है सेक्सुअल अराउजल हमें देखने को नहीं मिलता, और जो उनकी सेक्सुअल अराउजल की फीलिंग्स के लिए जो एनर्जी पहले यूज़ हो रही थी, अब वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बच्चों की लर्निंग के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट और लर्निंग यहाँ पर बच्चों की काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई सोसाइटी में ये बोला जाता है कि भाई इस एज में बच्चों को ज़्यादा खेलने दिया जाए, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज की जाए। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में उनकी पूरी लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल उनके पास है और उनके पास अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा एनहांस करने के लिए अभी मौका भी है। तो दे कैन एनहांस देयर they can enhance their development, physical development as well as their mental capacity, और अपना पोटेंशियल को जो और ज़्यादा नरिश कर सकते हैं, ये उनके पास मौका है। इसीलिए इस टाइम पीरियड में बच्चों को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इंस्पायर करना चाहिए कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए पर ध्यान दें। इस एज ग्रुप में अगर हम बच्चों की बात करें तो जनरली 6, 7, 8, 9, 10 स्टेज में सबसे ज़्यादा पढ़ाई भी ज़्यादा रहती है, सिलेबस भी आप देखें वो इसीलिए क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने पढ़ाई ज़्यादा, कोर्स ज़्यादा कर दिया, उनके पास, उन बच्चों के पास कैपेसिटी है कि वो तो उनके लिए कम पड़ेगा, दे हैव द पोटेंशियल, उससे भी ज़्यादा उनके पास पोटेंशियल है, इसीलिए उनको इतना सिलेबस भी दिया जाता है। ओके और इस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में अगर बच्चों का जो सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होता है तो उनमें इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और उनका पीयर इंटरेक्शन वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर यहाँ पर फिक्सेशन हो जाए तो फिक्सेशन की बात करें तो ऐसे तो कोई साइकोलॉजिकल फिक्सेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट जो है थोड़ा रुक जाए या फिर लर्निंग जो उनकी कम हो जाए। कई बच्चे बाद में उनको याद नहीं होता है या फिर उनकी कैपेसिटी क्योंकि उन्होंने एनहांस नहीं की है तो बाद में उनकी प्रॉब्लम आती है। तो बस यही आप फिक्सेशन में मान सकते हैं, बट ऐसा कोई फिक्सेशन यहाँ पर नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जिसे हम जेनाइटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ये हमारा प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक होता है। अब आप देखें यहाँ पर जो ग्रेटिफिकेशन वो भी जेनाइटल्स के थ्रू होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, हमारा फेलिक स्टेज जिसमें जेनाइटल्स के थ्रू हो रहा था और यहाँ पर भी जेनाइटल्स के थ्रू ग्रेटिफिकेशन हो रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले में हमारे जेनाइटल्स जो हैं, फेलिक स्टेज में जेनाइटल्स इमैच्योर थे, और यहाँ पर हमारे जो ये पर्टिकुलर जेनाइटल स्टेज है, लास्ट स्टेज जो है, इसमें हमारे जेनाइटल्स मैच्योर हैं और हम मैच्योर इंटीमेट रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को समझने में यहाँ पर हम समझ सकते हैं, उस चीज़ की हमारे पास कैपेसिटी, एबिलिटी है। इसी में हम देखते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चे जो हैं अपने डिज़ायर्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वो बैलेंस बना के रखते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हो जाता है तो बच्चे हेल्दी रिलेशनशिप का मीनिंग समझेंगे, उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, एंड दे आर मोर टेंड टू बी हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ और देयर रिलेशनशिप्स। और अगर हम बात करें कि इसमें फिक्सेशन की, तो अगर इसमें फिक्सेशन हो जाए तो बच्चों में जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप। इसके अलावा उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जनरली आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके हमें अनरिजॉल्व्ड ही मिलेंगे। ठीक है, इसी पर्टिकुलर साइको एनालिटिकल अप्रोच में, साइको डायनेमिक अप्रोच में या फ्रूडियन अप्रोच में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जिसे हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अब अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज हैं जो कि हम हमारी स्ट्रेस को, हमारे एंजाइटी को, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी एंजाइटी है, हमारा स्ट्रेस है, हमारे बहुत सारी थॉट्स हमारे माइंड में चल रहे हैं, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर्ड अनकॉन्शियस माइंड ने हमारा एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है जिससे कि हमारी चीज़ें कंट्रोल हो सकें। उन्हीं पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। जैसे हमारा फर्स्ट होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है कि हम हमारे जो डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज होती हैं, हमारे डिस्ट्रेसिंग थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को अनकॉन्शियसली दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रिप्रेशन। अब इसके बाद होता है डिनायल।
डिनाइल में रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट टू अवॉइड डीलिंग विथ पेनफुल इमोशंस। तो हम डिनाइल में क्या करते हैं, हम मानने से ही इनकार कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो कई बार हमने ऐसा देखा मूवीज या आपने सीरियल्स में देखा होगा, मानते नहीं है लोग, ऐसे घूमते नहीं नहीं हुई, नहीं उनकी डेथ नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, रियलिटी को मानने से इनकार कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिनाइल, ताकि हमारी जो डिस्ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें और ज़्यादा परेशान ना कर सके। इसके बाद जैसे और भी हमारे आते हैं, जैसे प्रोजेक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, रेशनलाइजेशन आता है, सब्लिमेशन आता है। ये सारे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के ही पार्ट्स होते हैं या फिर उसके टाइप्स होते हैं। तो इन सभी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा साइको एनालिटिकल अप्रोच था, अभी तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, हमारे साइको एनालिटिकल अप्रोच ने ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया है कि हमारे बिहेवियर को शेप करने के लिए जो सबसे मेजर फैक्टर होता है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे बिहेवियर को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है और शेप करता है। ये चीज़ हमने हमारी पहली जो अप्रोच है, साइकोडायनामिक अप्रोच या फिर साइको एनालिटिकल अप्रोच या फिर फ्रूडियन अप्रोच, उसमें हमने पढ़ी। अब जो हमारी सेकेंड अप्रोच है दैट इज़ बिहेवियरल अप्रोच, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच कहता है कि हमारा जो बिहेवियरल अप्रोच जो है हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करने में फोकस करता है, कि हमारा जो बिहेवियर जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही बिहेवियर को ये देखता है। और इसका बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये है कि हमारा जो बिहेवियर है उसको शेप करने में हमारे इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इन शेपिंग आवर बिहेवियर। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें इस पर्टिकुलर अप्रोच में बोला गया है कि हमारा जो बिहेवियर है वो सीखा जाता है। बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न्ड, बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जब बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पे हम एक ब्लैंक स्लेट होते हैं, और हमारा इन्वायरमेंट उसमें जो कुछ भी लिखता है वो हमारा फिर बिहेवियर बनता है। इन्वायरमेंट कुछ भी लिखता है, इसका मतलब क्या कि हम जो ब्लैंक स्लेट हैं बर्थ के टाइम पर, उसमें हमारे जिस तरह से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस रहेंगे उस तरह से हमारा बिहेवियर शेप होगा। इट मीन्स आवर बिहेवियर इज डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनका जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस हुआ है, और इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स से देखा जा सकता है। और जो चीज़ हम देख नहीं सकते, जैसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो थॉट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को क्योंकि हम एक्सेस भी नहीं कर सकते, तो ये इनका इस पर्टिकुलर अप्रोच के अकॉर्डिंग उसको हम इस चीज़ में नहीं लेते हैं, उसको जो है इन सारी चीज़ों को हम इस अप्रोच में निगलेक्ट करते हैं। किसको? थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल नहीं है तो हम इसको इस पर्टिकुलर अप्रोच में निगलेक्ट करते हैं। वी फोकस ओनली ऑन द बिहेवियर्स विच आर ऑब्जर्वेबल। ठीक है, इसके बाद इसमें ये होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है। कैसे शेप कर रहा है कि जो कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट में चल रहा है, हम हमारे इन्वायरमेंट से ही किसी भी चीज़ को सीखते हैं जो कि हमारा बिहेवियर शेप करेगा। और सीखते कैसे हैं? दो तरीके से, या तो हमारे अनकॉन्शियस ड्राइव से सीखेंगे या फिर फ्री विल मतलब खुद की मर्जी से सीखेंगे। या तो अनकॉन्शियस ड्राइव से सीखेंगे या फिर फ्री विल से सीखेंगे। इसमें अगर हम इसमें साइंटिफिक अप्रोच की बात करें कि ये अप्रोच में किस तरह की साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पर लगाई गई है या फिर यहाँ पर प्रिंसिपल लगाया गया है, तो यहाँ पर जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझाया जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि किस चीज़ से क्या अफेक्ट हो सकता है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला जो हमारा बात है वो यहीं पर बिहेवियरल थ्योरी में, बिहेवियरल अप्रोच में समझाई जाती है। इसी के अंदर हम देखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि इवान पावलोव ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग ये था, इनका मानना था कि जो लर्निंग है वो दो स्टिमुलस के या दो स्टिमुलाई के रिलेशनशिप से या फिर उनके बीच में जो एसोसिएशन बन रही है उससे फॉर्म होती है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि दो स्टिमुलाई के बीच का जो रिलेशन है उससे हमारी लर्निंग जो है अकर होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें जो कि BF स्किनर ने दी थी, उनका मानना था कि हमारा जो बिहेवियर है
ठीक है। हमारा बिहेवियर शेप होता है कि कौन सा स्टिमुलस क्या कंसीक्वेंस क्रिएट करेगा, कौन सा स्टिमुलस क्या कंसीक्वेंस क्रिएट करेगा। अगर जो भी रिजल्ट है, जो आउटकम है वो अच्छा होगा तो हम उस चीज़ को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो वी विल नॉट बी मोटिवेटेड फॉर डूइंग टुवर्ड्स डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो BF स्किनर और एवन पेवलोव की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो हमें इसी में बिहेवियरल अप्रोच में ही देखने को मिलती है। अगर आपको इन दो अप्रोचेस के बारे में और बिहेवियरल अप्रोच में बाकी भी कुछ कंडीशनिंग मतलब प्रिंसिपल्स हैं, अगर आपको इनको समझना है तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, बट यू नीड टू टेल मी दैट यू वांट अ डिफरेंट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन डिटेल। तो इसके बाद इस पर्टिकुलर बिहेवियरल अप्रोच में बोलें तो बिहेवियरल अप्रोच में हमने देखा कि हमारा जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस उसी को हमारे फोकस में रखा जाता है। और जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जैसे हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, तो उन्हें हम यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं, उन्हें हम यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उसे हमारे अकाउंट में लेते हैं। तो ये हमारी बिहेवियरल कंडीशनिंग, बिहेवियरल अप्रोच में आता है। हमारे इस टॉपिक का जो आधा पार्ट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि इंट्रोडक्शन, हमारे थ्योरेटिकल अप्रोचेस का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हमारी दो थ्योरेटिकल अप्रोचेस, साइको एनालिटिकल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमारी इसी वीडियो का एक और नेक्स्ट पार्ट रहेगा, जिसमें हम हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच और एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अगर हम देखा जाए तो सबसे मेजर अप्रोच जो है साइको एनालिटिकल अप्रोच है, और सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो आपको इसी में देखने को मिले, लेकिन बाकी की जो 3 अप्रोचेस हैं उनको हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।